नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC एंड CG व्यापम पर। दोस्तों, आज मैं कार्बनिक रसायन से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को वीडियो है वो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। तो और हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए गए हैं, तो आप वहां पर जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक को टच करके हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और इस वीडियो का PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आपके स्क्रीन पर है टॉप 50 प्रश्न। पहला प्रश्न बोलता है दोस्तों, निम्न के मध्य कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीयूरेथिन, पॉलीस्टायरीन या फिर पॉलीथीन। तो यहाँ पर जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पॉलीयूरेथेन। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो आपको सूची 1 में यौगिक दिए है और सूची 2 में उसका उपयोग है उसको दिया गया है ना। तो इसको आपको मिलाकर है वो सही आंसर है उसको बताना है। तो यहाँ पर यौगिक और अनुप्रयोग है दोस्तों। तो पहला यौगिक क्या है? ब्यूटाडाइन है। तो ब्यूटाडाइन है वो कहाँ पर जाएगा? इसका डायरेक्ट आपका जो ब्यूटाडाइन है वो उस किसका उपयोग किया जाता है? अनुप्रयोग है। तो यह इसका रबर उद्योग में इसका उपयोग है वो किया जाता है ब्यूटाडाइन का। BTX मिश्रण है दोस्तों। BTX मिश्रण का उपयोग पेट्रोलियम उद्योग में किया जाता है। ऑप्शन 5 में आ जाएगा। फास्फोरस है, उनका उपयोग आपका माचिस उद्योग में किया जाता है। एनिलीन है, उनका उपयोग आपका रंजक के रूप में उपयोग किया जाता है। और कॉपर ऑक्साइड है, उसका उपयोग कांच उद्योग में है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत बंध नहीं है? वॉन्डर वॉल्स बंध, सहसंयोजी बंध, धात्विक बंध या फिर आयनिक बंध। तो यहाँ पर रसायन में दोस्तों बहुत कार्बनिक रसायन में जो आबंध है ना, बंध सिस्टम बॉन्डिंग सिस्टम है, उसमें सबसे ज्यादा मजबूत बंध नहीं है बोला गया। जो सबसे कमजोर है वो कौन सा बंध होता है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, वॉन्डर वॉल्स बंध होता है वो सबसे कमजोर होता है इन सहसंयोजी बंध, आयनिक बंध और धात्विक बंधों में से। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल दिए है ना, मेथिल एसीटेट दिया है, क्लोरीन एसिटाइड दिया है। और तो इसको आपको क्या करना है? अम्लीयता का क्रम के आधार पर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल दिया है उसको आपको मेल करना है। तो यहाँ पर इसके जो क्रम है दोस्तों वो कौन सा वाला आ जाएगा? तो सबसे पहले आपका है ये आ जाएगा आपका, सबसे पहले आपका ये आ जाएगा ClCH2COOH, ये आपका पहला हो जाएगा। तीसरा वाला स्टेटमेंट है वो आपका पहला में आ जाएगा, इसका अम्लीयता का जो बढ़ता क्रम है उसके आधार पर। उसके बाद आपका जो ये वाला है पहला वाला है ना, CH3COH, वो आ जाएगा। तो यहाँ पर ये पहला वाला हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका है, उसके बाद आपका है यहाँ पर, सॉरी एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था है ना। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका जो है वो आएगा आपका जो दूसरा वाला है ये वाला CH3CH2COH, ये पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद आपका CH3COH है वो आ जाएगा। उसके बाद आपका ClCH2COH है और उसके बाद आपका ये Cl2CHCOH है और आपके बाद लास्ट में आपका यहाँ पर आ जाएगा पांचवा। तो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका अम्लीयता का जो बढ़ता क्रम है उसके आधार पर इसको CG व्यापम में VPR का एग्जाम हुआ तो 2021 में उसमें पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न घनत्व पॉलीथीन रैखिक अणुओं का निबिड़ संरचना है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC थर्मोप्लास्टिक है। और आपको तीसरा स्टेटमेंट बोलता है उच्च घनत्व पॉलीथीन का तन्यता शक्ति निम्न घनत्व पॉलीथीन से अधिक होता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन कौन सा जो कथन है वो सही है उसको आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका कथन है ना, तो इसमें जो पहला दिया है निम्न घनत्व पॉलीथीन रैखिक अणु का निबिड़ रचना होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है दोस्तों। उसके बाद आपका दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आपका दूसरा और तीसरा है स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, मिथेन नहीं बनाया जा सकता। एसिटिक अम्ल की विकार्बोक्सीकरण से, Al4Cl3 पर जल की क्रिया से, कोल्बे के वैद्युत अपघटन विधि से या फिर मिथाइल अल्कोहल के अवकरण से।
तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मीथेन नहीं बनाया जा सकता है, कोल्बे का वैद्युत अपघटनी विधि के माध्यम से यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता है मीथेन। यहाँ से इस विधि से कोल्बे का वैद्युत अपघटनी विधि से एल्केन बनाया जाता है, और यह उसकी एक विधि होती है जो एल्केन होता है ना। एल्केन बनाने की यह क्या है, एक विधि है दोस्तों, जो कोल्बे वैद्युत अपघटनी विधि, यहाँ से एल्केन बनाया है वो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित बहुलकों पॉलीमर के मध्य कौन सा जैव क्षयी है? पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, टेरिलीन या फिर पीवीसी। तो यहाँ पर जो पॉलीमर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा। टेरिलीन एक प्रकार का जैव क्षयी बहुलक होता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बायोगैस का मुख्य घटक है हाइड्रोजन, मीथेन, ब्यूटेन या फिर एसिटिलीन। यहाँ पर जो बायोगैस का जो प्रमुख घटक है दोस्तों वो होता है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मेथेन। क्योंकि यहाँ पर जो मेथेन है दोस्तों है ना, मेथेन है वो आपका CH4 होता है। ये किसके साथ क्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ, और H2S से करके ये आपका जो बायोगैस है उसमें मिल जाता है, इसका मिक्सचर होता है। तो यहाँ पर मेथेन है जो आपका मुख्य रूप से रहता है, और ये सभी मिलकर बायोगैस है वो कहलाता है। CH4 CO2 प्लस H2S सभी बायोगैस है वो कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस एक गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में हुआ था? कार्बन मोनोऑक्साइड का, मस्टर्ड गैस का, हाइड्रोजन साइनाइड का, या फिर मिथाइल आइसोसाइनेट का। तो यहाँ पर दोस्तों जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1941 से 42-43 के मध्य में, तो यहाँ पर जो उसमें जो प्रमुख हथियार के रूप में उसका उपयोग किया गया था तो वो था आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मस्टर्ड गैस। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से आपका अगला स्टेटमेंट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जो कथन दिए है उसमें विचार करना है, और जो सही है दोस्तों उसको आपको बताना है कौन कौन से कथन है वो सही है। तो पहला बोलता है आयनिक यौगिक जल में विलय होते हैं, दूसरा सहसंयोजी यौगिक जल में आयनित होते हैं, और तीसरा है समन्वय या संकुल यौगिक आयनीकृत होकर सभी अवयवी आयन देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो स्टेटमेंट है ना, उसमें आपका क्या है, पहला वाला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है ना। यहाँ पर आयनिक यौगिक जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में सहसंयोजिक जल में आयनित होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सहसंयोजिक है वो जल में आयनित नहीं होते हैं, है ना। और तीसरा स्टेटमेंट है वे भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि समन्वय या संकुल यौगिक आयनीकृत होकर सभी अवयवी आयन देते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, और आपका पहला वाला है वो बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्जिकल स्प्रिट क्या है? परिशुद्ध एल्कोहल है, परिशोधित स्प्रिट है, 95% परिशोधित स्प्रिट एवं 5% मेथेनॉल होता है, या फिर 90% परिशोधित स्प्रिट एवं 10% मेथेनॉल होता है। तो ये क्या है, सर्जिकल स्प्रिट होता है दोस्तों, क्या है, या आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर 95% परिशोधित स्प्रिट व 5% मेथेनॉल होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्टेटमेंट दिया है दोस्तों, यहाँ पर निम्न कथनों पर विचार करना है और आपको सही है आंसर है उसको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, सीरा है शक्कर उद्योग का एक सह उत्पाद है। शक्कर का उत्पादन केवल कच्चा माल गन्ने से होता है, और शीरा का उपयोग अल्कोहल उत्पादन में होता है। तो यहाँ पर कौन कौन सा जो कथन है दोस्तों वो सही हो जाएगा। तो आपका जो यहाँ से है ना, तो सीरा क्या है, शक्कर उद्योग के एक सह उत्पाद है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या दिया है, शक्कर का उत्पादन केवल कच्चा माल गन्ने से होता है, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। शक्कर का उत्पादन केवल कच्चा गन्ने से नहीं किया जाता, और कई विधियां हैं उनके माध्यम से आपको शक्कर वो बना सकते हैं। और आपका तीसरा, सीरा का उपयोग अल्कोहल उत्पादन में होता है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 और 3 है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, एथेनॉल अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध प्रदर्शित करता है। निम्न में से कौन सा गुण हाइड्रोजन बंध से प्रभावित होता है? वाष्पशीलता, क्वथनांक, विलेयता या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये क्या चीज है दोस्तों, यहाँ पर जो आपका एथेनॉल अंतर अणुक है वो हाइड्रोजन बंध प्रदर्शित करता है, तो सही बात है दोस्तों। उसमें वाष्पशीलता होते हैं, क्वथनांक होते हैं, विलेयता होते हैं। इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन जैव बहुलक बायोपॉलिमर है?
PTFE टेफ्लॉन, न्यूक्लिक अम्ल, नायलॉन 6 या फिर कृत्रिम रबर। तो यहाँ पर बायोपॉलीमर क्या है दोस्तों, जैव बहुलक के रूप में किसको जाना जाता है, तो ये आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल को बायो बहुलक के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक है, एसिटिलीन, प्रोपीन, बेंजीन या फिर डिफेन। तो यहाँ पर है जो नापतोल का एग्जाम होता है दोस्तों है ना, उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था। तो यहाँ पर जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक है वो क्या है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डिफेन। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, शुद्ध धुलाई शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है। यहाँ पर जो शुष्क धुलाई है दोस्तों उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, पेट्रोल का, बेंजीन का, अल्कोहल का उपयोग तो सभी का, फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, जो शुष्क धुलाई में उपयोग किया जाता है। जैसे कोई भी पदार्थ है ना, कोई भी वस्तु है उसको साफ करना होता है तो उसके लिए पेट्रोल का यूज किया जाता है, बेंजीन का भी उपयोग करता है और अल्कोहल है उसका भी उपयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है उसका जो पदार्थ है वो साफ सुथरा है वो रह जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्टेटमेंट दिया है दोस्तों, उसको आपको सही गलत है उसमें बताना कौन कौन से स्टेटमेंट है वो सही और कौन गलत स्टेटमेंट है, उसको आपको पहचान करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला स्टेटमेंट बोलते हैं परिशुद्ध स्पिरिट में 95% एथिल अल्कोहल होता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है टेफ्लॉन एक ऊष्मा सुचालक बहुलक है। तीसरा है पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग विद्युत कुचालक के रूप में होता है। और चौथा स्टेटमेंट दिया हुआ है पावर अल्कोहल की ऑक्टेन संख्या सामान्य पेट्रोल से अधिक होता है। तो यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट है दोस्तों जो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आपका पहला स्टेटमेंट है परिशुद्ध स्पिरिट में 95% एथिल अल्कोहल होता है, ये तो बिल्कुल सही है और साथ में 5% मेथनॉल भी वो मिला रहता है। और दूसरे स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, पर टेफ्लॉन एक ऊष्मा सुचालक बहुलक है, तो ये बिल्कुल गलत है। टेफ्लॉन एक संश्लेषित बहुलक होता है दोस्तों, जिस पर क्या होता है ऊष्मा अम्ल और क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है, साथ ही यह विद्युत धारा का क्या होता है कुचालक होता है ना, तो इस प्रकार से गलत हो जाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग विद्युत कुचालक के रूप में होता है ना, तो ये भी सही है। और चौथा जो है पावर एल्कोहल की ऑक्टेन संख्या सामान्य पेट्रोल से अधिक होता है, तो यहाँ पर भी ये आपका स्टेटमेंट है वो सही होता है। इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किण्वन क्या है, वायवीय श्वसन है, अवायवीय श्वसन है, कोशिकीय श्वसन है, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किण्वन क्या होता है दोस्तों, तो किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन के माध्यम से है वो संपन्न होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बेंजीन के निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इनमें 6 सिग्मा एवं 6 पाई बंद होते हैं, इसमें 12 सिग्मा एवं 6 पाई बंद होते हैं, इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंद होते हैं, इसमें 6 सिग्मा एवं 3 पाई बंद होते हैं, फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो बेंजीन है दोस्तों है ना, बेंजीन है, ये बेंजीन की संरचना इस प्रकार से होता है आपका, यहाँ से बेंजीन है तो इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बंद है वो होते हैं, या फिर ऐसे भी आप बना सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर कितने सिग्मा बंद और कितने पाई बंद है उसको आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है, इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंद है वो पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है, ग्लिसरीन, यूरिया, एल्कोहल या फिर पैराफिन। तो यहाँ पर जो सीरा है दोस्तों किसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कच्चा माल के रूप में होता है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एल्कोहल के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, मस्टर्ड गैस, यहाँ पर भाप अंगार गैस। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो प्रथम विश्व युद्ध दिया गया ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध है उसमें कौन सा गैस उसका उपयोग है वो किया गया था, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मस्टर्ड गैस के रूप में किया गया था, है ना। यहाँ पर और प्रथम विश्व युद्ध है उस टाइम भी इसका कुछ है वो उपयोग किया गया था, जो 1914 से 1917 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध है वो हुआ था, है ना। और यहाँ पर जो मस्टर्ड गैस है उसका जो सूत्र होता है, मस्टर्ड गैस है तो इसमें कार्बन की संख्या 4 होती है, हाइड्रोजन है वो 8 रहता है, और आपका जो क्लोरीन है वो 2 है, और सल्फर है वो आपका 1 रहता है। तो ये आपका मस्टर्ड गैस का रासायनिक युद्ध सूत्र है वो रहता है C4H8 Cl2 और H है वो रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है आपका प्राकृतिक रबर का बहुलक है एथिलीन, आइसोप्रीन, एसिटिलीन या फिर हेक्सेन। तो यहाँ पर जो प्राकृतिक रबर है दोस्तों उसका बहुलक कौन सा है, तो ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा आइसोप्रीन, क्योंकि आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक होता है दोस्तों। और आइसोप्रीन एक क्या है, एक रंगीन द्रव्य होता है ना। ये एक रंगीन द्रव्य होता है जो पेट्रोलियम के भंजक आसवन से क्या है उसको प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन या फिर रेडॉन। यहाँ पर जो सिगरेट लाइटर है दोस्तों वो उसमें कौन सा गैस है वो भरा जाता है, तो ये आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है दोस्तों जिसका आणविक सूत्र क्या रहता है, C4H10 है ना। ये आपका ब्यूटेन है उसका सूत्र होता है और इसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। अब इसका अगर संरचना सूत्र के रूप में बात करोगे तो ये भी ऐसा हो जाएगा CH2CH3 है ना। ये CH3 CH2 CH2 और CH3 लास्ट में ये आ जाता है, ये आपका होता है ब्यूटेन है उनका। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से एक का बहुलक है, ब्यूटाडाइन का, एथिलीन का, आइसोप्रीन का या फिर स्टाइरीन का। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों वो हो जाएगा आपका आइसोप्रीन है। ये प्राकृतिक रबर होता है ना। जो प्राकृतिक रबर है उसका आइसोप्रीन क्या होता है, बहुलक होता है। और आइसोप्रीन एक कार्बनिक पदार्थ भी रहता है जिसका सूत्र रहता है आपका CH2 डबल बॉन्ड C, उसके बाद मेथिल ट्राइस, उसके बाद है आपका CH डबल बॉन्ड CH3। ये आपका क्या होता है, जो आइसोप्रीन है उसका रासायनिक सूत्र है वो रहता है, सॉरी यहाँ पर 3 के दे, यहाँ पर जो है 2 है वो रहता है CH2 लास्ट में डबल बॉन्ड के बाद CH2 है वो रहता है। एक बार और बता देते हैं इसका जो रासायनिक सूत्र है, ये होता है CH2 डबल बॉन्ड C, उसके बाद है आपका CH3 उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2। ये आपका रासायनिक संरचना है वो रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुआ, मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो भोपाल गैस त्रासदी है दोस्तों वो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में जो कीटनाशक संयंत्र है वहां पर जो मिथाइल आइसोसाइनेट है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट है उसके वजह से ये क्या हुआ था, आपका जो भोपाल गैस त्रासदी है वो उसमें हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट उसका रिसाव हुआ था, उसके वजह से यहाँ पर क्या हो गया था, भोपाल में है वो ये कांड है वो हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्नांकित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, ऊन, रेशम, चमड़ा या फिर नायलॉन। जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है दोस्तों तो वो क्या हो जाएगा, जो नायलॉन है आपका एक प्रकार से प्राकृतिक बहुलक नहीं होता है। ऊन, रेशम, चमड़ा सभी क्या है प्राकृतिक बहुलक है, ये तीनों क्या है प्राकृतिक बहुलक है, लेकिन आपका नायलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, गेहूं का खेत से, धान के खेत से, कपास के खेत या फिर मूंगफली के खेत से। तो मीथेन गैस के उत्पादन का जो क्षेत्र है दोस्तों वो क्या होता है, आपको ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, धान का खेत है वो रहता है। धान के खेत से कोयले की खदान और जो घरेलू पशु वातावरण है दोस्तों उसमें मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत रहता है ना, ये पूरा मानवीय स्रोत है। जबकि आर्द्र भूमि और समुद्र है मीथेन है उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत होते हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न को लगातार 3-4 बार पूछा जा चुका है व्यापम की परीक्षा में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, टेफ्लॉन, नियोप्रीन, पॉलीस्टीरीन या फिर पॉलीथीन। यहाँ पर जो थर्मोप्लास्टिक नहीं है दोस्तों तो वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा नियोप्रीन, क्योंकि नियोप्रीन एक थर्मोप्लास्टिक नहीं होता है दोस्तों। नियोप्रीन क्या होता है, क्लोरोप्रीन होता है ना। क्लोरोप्रीन है उसका उच्च बहुलक होता है, आपका जो क्लोरोप्रीन है उसका उच्च बहुलक है होता है। यह एक प्रकार का क्या है, कृत्रिम रबर होता है। इसका उपयोग पाइप, बेल्ट आदि बनाने में इसका उपयोग है वो किया जाता है, किसका, नियोप्रीन का। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपीपीएससी प्री 2020 में इस प्रश्न को पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, पोटेशियम क्लोराइड या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो फल पकाने के लिए कौन सा केमिकल है उसका यूज किया जाता है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कैल्शियम कार्बाइड है ना, उसका प्रयोग है वो किया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaC2। ये कैल्शियम कार्बाइड है उसका सूत्र होता है, यह एसिटिलीन के एजेंट के रूप में कार्य करता है। और एक चीज है, फलों को पकाने की प्रक्रिया में कैल्शियम कार्बाइड नमी जल के साथ इसको क्या करते हैं, अभिक्रिया कर एसिटिलीन गैस है वो बनाता
है और वो क्या करते हैं, फल को पका देते हैं। एसिटिलीन गैस जैसे ही बनता है तो फल है वो जल्दी से पक जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेफ्लॉन एक डेक्रान बहुलक है, नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है, फिर प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है। यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट है दोस्तों वो सही है उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, टेफ्लॉन एक डेक्रान बहुलक है तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका। दूसरा है नियोप्रीन संश्लेषित रबर होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है ना। और आपका जो है पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक होता है तो ये भी सही है। लेकिन प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है, ये बिल्कुल गलत है। जो क्लोरोप्रीन है दोस्तों वो प्राकृतिक रबर नहीं होता है ना, क्योंकि यहाँ पर जो प्राकृतिक रबर है दोस्तों वो आइसोप्रीन रहता है। इसके जगह में कौन सा आ जाएगा, जो आइसोप्रीन है ना, वो आपका प्राकृतिक रबर है। ये क्लोरोप्रीन है वो नहीं होता, ये संश्लेषित रबर होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, या फिर हाइड्रोजन तथा हीलियम। तो यहाँ पर कौन सा गैस है दोस्तों जिसका वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन है उनका उपयोग है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, उच्च शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होता है, हानिकारक पदार्थ है। एथिल एल्कोहल, एमिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल, या फिर मेथिल एल्कोहल। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है दोस्तों वो आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल से हो जाएगा मेथिल एल्कोहल है ना। जो उच्च शराब त्रासदियों में परिणाम स्वरूप अंधता आदि की होती है, जिसके जो क्या है हानिकारक होता है। मेथिल एल्कोहल एक रंगीन द्रव्य होता है जो दोस्तों, जो कि जल में हर अनुपात में क्या होता है, घुलनशील होता है। और यह शराब की भांति तीखी, अति प्रिय गंध और तीव्र स्वाद वाली विषैला गैस होता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। बैकेलाइट, पॉलीएमाइड, टेफ्लॉन, या फिर पॉलीयूरेथ्रिन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी है ना। पॉलीएमाइड है, उसको बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में इसका प्रयोग है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एथिल एल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने अयोग्य बनाया जाता है, पीने योग्य बनाया जाता है, वो क्या है दोस्तों, पोटेशियम साइनाइड, मिथिल एम्पिरिडिन, एसिटिक अम्ल एम्पिरिडिन, या फिर नेपथेलिन। तो यहाँ पर पीने अयोग्य बनाया जाता है एथिल एल्कोहल के, यहाँ से पीने योग्य बनाया जाता है तो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मिथेनॉल एवं पिरिडिन है उसको मिलाकर है वो बनाया जाता है। एथिल एल्कोहल की में मिथिलीन एवं पिरिडिन मिला देने से यह जहर बन जाता है दोस्तों, है ना। ये इसका क्या होता है, जहर बन जाता है और इसके पीने से पीने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है। तो यहाँ पर अयोग्य जो है इसको भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये भटकाने के लिए ऐसा चीज है वो दिया जाता है बीच बीच में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, टेफ्लॉन का रासायनिक नाम क्या है। जो टेफ्लॉन है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, या फिर पॉलीविनाइल फ्लोराइड, या फिर डाइफ्लोरोमीथेन। तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा, आपका ऑप्शन है बिल्कुल से हो जाएगा पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, जो टेफ्लॉन का रासायनिक नाम है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिलीन ग्लाइकॉल, या फिर ग्लिसरॉल। तो यहाँ पर वुड स्प्रिट के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, तो मेथिल एल्कोहल है उसको जाना जाता है, जिसको मिथेनॉल बोला जा सकते हैं, या फिर मेथिल एल्कोहल बोलो या फिर मेथेनॉल बोलो, ये वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गैफीन होता है कार्बन की मिश्र धातु, कार्बन का नैनो प्रतिरूप, कार्बन का समस्थानिक, या फिर उपयुक्त में से कोई। तो गैफीन क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN क्या है। जो पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट है वो क्या चीज है, तो ये है दोस्तों, पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट एक अश्रुजनक रसायन होता है। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल से हो जाएगा, CH3COONO2। ये है आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है ना। ये होता है पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, और इनका काम क्या होता है, ये अश्रुजनक रसायन है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 40वें नंबर का। यहाँ पर देखिए तो, निम्नलिखित प्लास्टिक किससे संबंधित नहीं है।
पॉलीमर इंजीनियरिंग से, बेकेलॉइड से, या फिर प्लास्टिक सर्जरी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो प्लास्टिक किसी से संबंधित नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं। पॉलीमर इंजीनियरिंग, बेकेलाइट और प्लास्टिक सर्जरी ये किसी से संबंधित नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर सामान्य कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में कठिनता से होता है, क्योंकि यह क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक एवं उनमें उपस्थित अशुद्धियों के भौतिक स्थिरांक एक दूसरे के समीप पास पास होते हैं, इसके वजह से। तो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर सही जोड़ी मिलान करना है और कुछ है उसको बताते हैं, है ना। तो आपका देखिए यहाँ पर जो सूची 1 दी है उसमें बहुलक दिया है और सूची 2 में गुण दिया है, तो उसको आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है ना आलोन है वो क्या चीज है, आलोन है वो किसके साथ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा तीसरा जल प्रतिरोधी बहुलक होता है। आलोन है वो जल प्रतिरोधी बहुलक है। उसके बाद आपका टेफ्लॉन है वो उष्ण प्रतिरोधी बहुलक होता है। उसके बाद आपका जो डेक्रॉन है वो रसायन प्रतिरोधी बहुलक होता है, और मेलामाइन है वो आपका न टूटने वाला बहुलक होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपको यहाँ पर देखिए, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या फिर गंधक। तो जैव यौगिक जो अनिवार्य मूल तत्व है दोस्तों, उसमें आपका जो कार्बन है वो होता है। संसार के जितने भी सभी जैव पदार्थ है उसमें कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं। हर पदार्थ है वो कार्बनिक यौगिक से ही बने होते हैं, और कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अनिवार्यता है वो पाया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, निम्न कार्बन यौगिकों को उनके गलनांक के घटते क्रम में सजाए। तो यहाँ पर जो घटते क्रम में जितने भी कार्बनिक यौगिक है दोस्तों घटते क्रम में है दर्शाना है, तो कौन से आ जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, एसिटिक एसिड, उसके बाद क्लोरोफार्म, फिर इथेनॉल और फिर मीथेन, है ना। ये है आपका जो 2023 में सीजीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम हुआ था अभी है ना मार्च अप्रैल में, उसमें इस प्रश्न को लिया गया था 2023 में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे। गेहूं की खेती है उसका उपयोग करेंगे कौन से, नाइट्रोजन पे, पोटेशियम में, तांबा पे या फिर लोहा में। तो यहाँ पर है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन है नाइट्रोजन। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या फिर फास्फोरस। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हाइड्रोजन, क्योंकि उर्वरकों में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और फास्फोरस है दोस्तों वो पाया जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूरिया है, यूरिया क्या है, एक प्रकार से एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। ये एक नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक है, फिर एक पादप हार्मोन है, फिर एक उस ऊर्जा शोषी पदार्थ है। तो यूरिया क्या है दोस्तों, तो यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट या फिर अमोनिया फिर नाइट्राइट। यहाँ पर जो नाइट्रोजन कौन से माध्यम से प्राप्त करते हैं दोस्तों, तो ये नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में यहाँ पर है वो प्राप्त करते हैं। चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है जो कि लास्ट है, 50वां नंबर का प्रश्न। यहाँ पर निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है, यूरिया, सोडियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट या फिर पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर जो रासायनिक उर्वरक नहीं है वो क्या है, तो यहाँ पर जो सोडियम सल्फेट है वो रासायनिक उर्वरक के रूप में नहीं होते हैं। यूरिया, सुपर फॉस्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट रासायनिक उर्वरक है, और जबकि जो सोडियम सल्फेट है रासायनिक उर्वरक के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है इसको, है ना। तो दोस्तों ये 50 प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।